नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जांगेड़। आइडियल क्लासेस भादरा में आपका स्वागत है। चूँकि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले पुराने क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। उसी को लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। दूसरा, इससे आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा आता है, क्वेश्चन जो आते हैं उनका लेवल क्या रहता है। और तीसरा, अभी जितनी आपने तैयारी कर ली है, क्योंकि आप 2 अगस्त और उसके बाद के जो डेट के हिसाब से 2 सितंबर के हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे, तो आप अपने आप को भी एनालाइज कर पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। आप वीडियो को पॉज करके, जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने खोलता हूं, आप अपने तरफ से आंसर लगाइए कि क्या आपका आंसर सही है। उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे। आपके कितने सही होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया वे हैं। पहला है पुरस्कार तथा सजा, दूसरा निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, तीसरा स्ववास्तविकरण, चौथा है उपरोक्त लिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है निरीक्षण युक्त अधिगम तथा अनुकरण, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड इमिटेशन। मतलब जिसको किसी को देख के हम नकल करके जो सीखते हैं, खासकर जो बच्चे सीखते हैं, उस चीज़ को इन्होंने इस पे फोकस किया है। ये जो इस पे टिक लगे हैं क्वेश्चन पे पहले से, उस पर आप फोकस ना करें क्योंकि इसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं। बट मैं जो टिक कर रहा हूँ उसको आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, बिल्कुल ये तो होना ही है। दूसरा है शिक्षक को खुद के व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। तीसरा, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए और समय को का पाबंद होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, उनको पंक्चुअल होना चाहिए और रेगुलर जाना चाहिए। हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उनकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसमें से कौन सा नहीं माना गया है, तो ये है बी। तो बी राइट आंसर हो, क्योंकि यहाँ पे नहीं माने गए पूछा है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉयड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। जैसे मतलब हम किसी चीज़ को देखते हैं, देखते उस वो इच्छा जो होती है उसको पूरा करना चाहते हैं, भले ही वो नैतिक है या नहीं है, लाइफ के रूल्स के हिसाब से है नहीं है, उन सबको साइड करके करना चाहता है। तो इसमें क्या, पहला ऑप्शन है सुपर ईगो, प्राअहम, दूसरा अहम तथा प्राअहम दोनों, बोथ ईगो एंड सुपर ईगो, सी है ईद, और चौथा है अहम। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा सी, बिल्कुल सही। तीसरा आंसर सी है, क्योंकि ईद जो होता है ये आपको कोई नैतिकता नहीं, उसको सबसे पहले अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कहता है। उसके बाद उसके अंदर अच्छा भला बुरा वो देखता है, जो ईगो होता है। और सुपर ईगो उसके और ज़्यादा फर्दर उसके जो मोरल जो उसके कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, वो देखता है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपर लिखित तथ्य को किस हीन भावना का कहा गया है। किसने हीन भावना कहा है? कार्ल गस्टव यंग, बी है सिगमंड फ्रॉयड, सी है करेन हॉर्नी, और डी है अल्फ्रेड एडलर। तो दोस्तों चौथे का राइट आंसर है डी। यहाँ पे आप इसका लिखा हुआ ये ना देखें, ए नहीं है। चौथे का राइट आंसर है डी, अल्फ्रेड एडलर इज द राइट आंसर। अगला देखें। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने पर भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है? तो इसमें पहला, पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, वर्जन विरोधाभासी पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, और ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों पांचवें का राइट आंसर है सी। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, यानी कि अप्रोच जो है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, उसके जो सिचुएशन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, उसके दिमाग में द्वंद्व पैदा हो रहा है, इसलिए वो अवॉइड करेगा इस चीज़ को, ये अप्रोच लेता है। छठा है,
एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? पहला है श्रवण बाधिता, दूसरा है शैक्षिक पिछड़ापन, तीसरा है शैशव स्वलीनता, चौथा है अधिगम अक्षमता। तो आप देखें इसका आंसर क्या होना चाहिए? इन्फेंटाइल ऑटिज्म इसका राइट आंसर होगा। इन्फेंटाइल ऑटिज्म यानी कि शैशव स्वालीनता, मतलब वो बच्चा जो अपने आप में ही खोया रहता है, स्वालीनता। अगला देखें 7 नंबर, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा डेलिरियम ट्रेमेंस, तीसरा स्वालीनता, चौथा डाउन सिंड्रोम। 7वें का राइट आंसर है एनोरेक्सिया नर्वोसा। पहला जो है इसका ये राइट आंसर है। ठीक है। 8वां देखें, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? ए टोकन इकोनॉमी, बी गठन करना, सी विलोपन, डी अप्रकट संवेदीकरण। तो इसमें आप क्या समझेंगे? 8वें का राइट आंसर है टोकन इकोनॉमी। ए इज द राइट आंसर, टोकन इकोनॉमी, राइट। उसके बाद अगला 9वां देखें, इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया है? इसमें एक्चुअल में ये आंसर है, ये इसको क्वेश्चन को बोनस दिया गया था, इसके आंसर बोर्ड ने क्लियर नहीं किया है तो इसको हम स्किप करेंगे। 10वां देखते हैं, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, आप देखेंगे तो सबसे पहला राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आपको पता है बीएड वगैरह जो करवाते हैं उनके लिए है ये। तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, ये हमारे जो एजुकेशन की कंसर्न प्लानिंग और उनके जो रिसर्च करते हैं उससे कंसर्न है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, जो हमारा सिलेबस वगैरह तैयार करते हैं अलग अलग रिसर्च करके। चौथा है भारतीय पुनर्वास परिषद, ऑब्वियसली रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसका सही जवाब होगा। उसके बाद 11वां देखें, 11वें में एक्चुअली बोनस दिया है इन्होंने क्योंकि ये जो आंसर है इसका कोई कन्फ्यूज़न रहा है। बोनस में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बोनस उसी को मिलता है जिसने राइट, इसमें से किसी को भी राइट आंसर टिक किया हो। अगर किसी ने अटैम्प्ट ही नहीं किया तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है रीट में, और आप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें ताकि अगर कोई बोनस का क्वेश्चन आता है तो आपको बोनस उसमें पक्का मिल जाए। 12वां देखते हैं, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं? 3 महीने, 6 महीने, 35 से 40 महीने, 10 से 13 महीने। ये मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन है जो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। आपके हर घर में छोटे बच्चे होते हैं, 10-12 महीने में, 13 महीने में बोलने लग जाते हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा, राइट। 13 देखें, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन है? तो वाइगोत्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड विनेट और गार्डनर। 13वें का राइट आंसर है गार्डनर। आप इसको वैसे भी याद रखते हैं कि गार्डन में बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल होते हैं, इस तरह से आप बहु मतलब मल्टीपल, तो आप याद कर सकते हैं इस तरह से। निम्न में से किसने 14वां देखेंगे, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? पहला है वाइगोत्स्की, बी पियाजे, सी डीवी एंड डी कोलबर्ग। तो 14वें का दोस्तों राइट आंसर है वाइगोत्स्की, ए इज द राइट आंसर। दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन पेपर की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मैं आप वहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अगला देखते हैं 15 एक्चुअल में बोनस दिया था बोर्ड ने तो इसको हम स्किप करेंगे। 16वें पे आते हैं, हियरिंग लॉस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, श्रवण में विकृति की माप की जाती है हर्ट्ज में, डेसिबल में, वॉट में, पाउंड में।
ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता है। जो जो साउंड है इसको हम किस में करते हैं, डेसिबल में करते हैं। 16वें का बी हो जाएगा। 17वां है, एक विशेष स्तर पर बच्चे को मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं इस तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? पहला है साकार संचालन, दूसरा है पूर्व संचालन, सी औपचारिक संचालन, डी ऊपर में से कोई नहीं। तो दोस्तों 17वें का राइट आंसर है पूर्व संचालन, बी। बी इज द राइट आंसर फॉर 17। 18 देखते हैं। मीनिंग ऑफ द स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या है? ए है खंडन क्रिया विधि, बी अधिगम विधि, सी लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स को एकत्रित होना, ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आपका राइट आंसर इसमें 18 में होगा सी। सी इज राइट आंसर। 19 सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? ऑप्शन ए जेरोम बर्नर, बी जेन पियाजे, सी जेपी गिलफोर्ड और डी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो 19 का राइट आंसर होगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डी इज द राइट आंसर। 20 देखें। नीचे दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनिए। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसमें अलग तरीके से इसको सेलेक्ट किया है आंसर उन्होंने। पहला है 70 से 90, दूसरा है 30 से 50 और सी है 50 से 70 और डी है 50 से नीचे। मतलब एजुकेबल, जिसको हम पढ़ा सकते हैं, ऐसा आईक्यू लेवल वाले कौन सा होता है? दोस्तों इसमें 50 से ऊपर वाले जो होते हैं उनको हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने वाले में शिक्षणीय उसमें वर्ग में मानते हैं। तो 50 से 90 तक में सारे दोनों आ जाते हैं इसमें। तो ए और बी दोनों ही सही माने गए हैं। इसमें से बी और डी जिसने किया उसको नहीं मिला, और ए और सी जिसके भी हैं वो दोनों सही हैं। उसके बाद में 21वां, आनुवंशिकता की इकाई है। बहुत ईजी क्वेश्चन है 21वां। क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, कोई मतलब ही नहीं बनता, जीन, युग्मज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीन। 22वां देखें। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? चलना, कूदना, दौड़ना, लिखना। 22वें में तो आप सूक्ष्म चलन का मतलब है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स आप समझ सकते हैं। लिखना जो है धीरे धीरे माइन्यूट एक्शन, जो बॉडी के रिएक्शन होते हैं, तो लिखना इसका राइट आंसर होगा 22वें का डी, राइटिंग इज द राइट आंसर। चलिए 23वां देखते हैं। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र 9 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या हो सकता है? उत्कृष्ट, बी औसत से कम, सी औसत, डी प्रतिभावान। 23वें का राइट आंसर होगा औसत। इसका एक फॉर्मूला है, अगर आप चाहिए मुझे कमेंट कर दीजिए, कमेंट में लिख दूंगा, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। 24वें में निम्न में से कौन स्वालीनता के लक्षण हैं? कमज़ोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमज़ोर संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, ऊपर लिखित सभी, सारे के सारे। तो 24वें में इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। स्टीरियोटाइप बिहेवियर, पुअर सोशलाइजेशन, पुअर कम्युनिकेशन, सारे के सारे ऑटिज्म के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 25वां देखें। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? विकास, इंग्लिश में डेवलपमेंट, वृद्धि, ग्रोथ, सी संतुलन, इक्विलिब्रियम, डी परिपक्वता, मैच्योरेशन। तो 25वें का राइट आंसर है ग्रोथ। ग्रोथ इज द राइट आंसर। 26वां। For the poor development of the child at adolescent stage, parents and teacher can do the following, which one? किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, और ऊपर लिखित सभी। तो 26वें का राइट आंसर है ऊपर लिखित सभी। ये सारे के सारे ही इसके पार्ट हैं।
दोस्तों इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लैंग्वेज बेस्ड लेके आऊँगा, हिंदी, उसके बाद में इंग्लिश। हिंदी के भी 2 को अलग अलग रहेंगे, उसके बाद इंग्लिश के भी 2 अलग अलग रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको संस्कृत के किसी और लैंग्वेज के भी आप चाहते हैं तो मुझे बताइए, और नेक्स्ट मुझे हिंदी लाना चाहिए, इंग्लिश, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देखते हैं 27वां है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। क्या आशा नहीं की जा सकती, इसमें ये नो और नॉट वाला आप क्लियरली देख लिया करें, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे नहीं, ये ज़रूर देखा करें। योग्यता के अनुसार समूह में विभक्त करना। बी, पाठ्यचर्या का समायोजन करना। बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो इसमें बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब उस अपने लिए छोड़ देंगे तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उनको तो वो ये एक सर्टेन टाइम के लिए हो सकता है, परमानेंटली नहीं। तो 28वां अगला देखें, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बी है, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। सी है, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। डी है, जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका होगा बी, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। उसके अंदर डिस्कवरी अप्रोच आनी चाहिए, जो नई चीज़ें सीखने के लिए, उसके लिए उसको मोटिवेट करना होगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में डालूं तो आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, और सीधा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, पता लगे कब मैंने वीडियो डाला है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। केंद्रस्थ सेंट्रिसिज्म, आत्म केंद्रस्थ ईगोसेंट्रिज्म, और जनात्मवाद एनिमिज्म, और इनमें से कोई नहीं। 29 का राइट आंसर होगा ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि आत्म केंद्रस्थ। बी इज़ द राइट आंसर। जैसे जिसका मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है वो पहले से सेलेक्टेड हैं, तो ज़्यादातर इनके सही हैं, जिनका आपके सामने टिक मारे हुए दिख रहे हैं। अगला 30, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। पहला, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है। त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है। और डी है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। एक्शन रिसर्च हेल्प इन थ्योरी बिल्डिंग। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन, आपके कितने सही हुए मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने एक टिकटॉक बेस्ड एक वीडियो डाला था, आपने आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पक्का देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप भी इसमें फ़ैन हो रखे हैं और अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करते हों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में बने हुए बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।